बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर इजाज़ जवेद। तो आज दोस्तों की फरमाइश से हमने एक स्पेशल किस्म का टॉपिक सेलेक्ट किया है कि आँख में कोई चीज़ लग जाए, जिसको हम ऑफ्थल्मोलॉजी की लैंग्वेज में फॉरेन बॉडी। तो फॉरेन बॉडी किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? साइज़ क्या है, उसका शेप क्या है, उसकी केमिस्ट्री क्या है फॉरेन बॉडी की, ये तो होगी उससे रिलेटेड। सॉलिड है, लिक्विड है, मेटल है, और मेटल के फिर टाइप्स हैं, कॉपर है, आयरन है, और या कोई सिल्वर है, गोल्ड है। गोल्ड तो वैसे आँख जज़ब कर लेती है, जैसे इंसान जेब में जज़ब कर लेता है ना गोल्ड को, इसी तरह गोल्ड जो है ना इनर्ट होता है, मोस्टली गुजारा चल जाता है। और जो शीशा है वो भी आँख के लिए इनर्ट है, प्लास्टिक भी इनर्ट है। जो डेंजरस होती है ना वो हैं वुड है, आयरन है, कॉपर है, और इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं। अच्छा, अब चीज़ें बाकी रह गई कि आपने फॉरेन बॉडी जब केस आता है तो आपने मरीज़ से क्या पूछना है? मरीज़ से ये पूछना है कि जब ये चीज़ आपको पड़ी है आप क्या कर रहे थे, क्या आप साइड पे गुजर रहे थे, कोई फायरिंग हो रही थी, बुलेट लग गई, क्या हुआ, वो आपको बताएगा। या वो कहेगा कि मैं मिस्त्री हूँ, मैं जो थोड़ी और हैमर और चीज़ों से काम कर रहा था। तो उससे आइडिया हो जाता है कि मरीज़ को कौन सी फॉरेन बॉडी हो सकती है। अब मसला नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि आपने ये जब फॉरेन बॉडी आई है तो फिर कितनी देर बाद आया, यानी ड्यूरेशन। अगर वो फ़ौरन आ गया तो ज़ाहिर है उसकी रिकवरी के चांसेस अच्छे हो जाएंगे। तो सो रिकवरी विल डिपेंड कि कब पेशेंट आया है, कितना उसको ट्रामा हुआ है, कौन सी चीज़ उसको लगी है, मटेरियल यानी फॉरेन बॉडी का। अब फॉरेन बॉडी कोई वो इंसान तो है नहीं, वो इस तरह है जिस तरह पाकिस्तानी नेशन है, इसका भी कोई पता नहीं लगता, फॉरेन बॉडी का भी कोई पता नहीं लगता कि फॉरेन बॉडी कहाँ पड़ गई। अब डिपेंड करता है, अगर वो कार्निया पे पड़ी है तो मरीज़ को इरिटेशन होगी, आप स्लिट लैम्प पे जाएं, उसमें लोकल ड्रॉप डालें और वो आराम से निकल आती है। और वो भी फ़ौरन निकालनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ज़्यादा देर पड़ी रहे तो कार्निया पे कोई ना कोई इफेक्ट छोड़ सकती है। क्या नहीं करना चाहिए इसके लिए? किसी और से हैंडलिंग नहीं करानी चाहिए। जो हमेशा जितने भी मरीज़ मुझे मिले हैं 90% उन्होंने कहीं से हैंडलिंग कराई होती है। नाल वाले क्या यार है वेखी मेरे फॉरेन बॉडी पाई गई, कोई चैर ला गई, दर्द हो रही, ਉਹਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੱਥ ਸੀ ਗੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਸ਼ੋਹਾ ਉਹਨੇ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਖ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਉਹਦੇ ਕੱਢਣ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। हालांकि अगर वो फॉरेन बॉडी पई होती तो लेस चांस है, क्योंकि जब फॉरेन बॉडी किसी हैमर से या किसी चीज़ से लगती है उसकी स्पीड इतनी होती है कि वो स्टीराइल हो जाती है, जहाँ से वो इमर्ज होती है और आँख में जाती है। वो कहते हैं कि वो स्टेराइज होता है, उसमें बैक्टीरिया नहीं होते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। खराबी आपने क्या की, नाल नत्थू बैठा सी, खैरा बैठा सी, उन्हें कहा यार वेखी यार जरा कट्टी, उन्हें जो कुछ लकड़ी पई सी साइड तो वो चुक के ला दी, जी चीज़ वो हाथ च लगी उन्हें फॉरेन बॉडी कटने लग पे। अमूमन वो इतनी छोटी होती है कि वो अव्वल तो नज़र नहीं आनी, अगर उसकी आँख बहुत शार्प है, यानी शहीन की तरह है, या बाज़ लोग कहते हैं उल्लू की आँखें बड़ी तेज़ होती हैं, पता नहीं उसकी तरह है, तो वो तो पता नहीं। लेकिन मसला ये है कि अनहाइजेनिकली वो निकालेगा, उसमें वो बैक्टीरिया भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, वायरस भी कर सकता है, फंगस भी कर सकता है, इवन कोई और भी बीमारी कर सकता है। तो इसलिए फॉरेन बॉडी जब पड़ जाए तो एक तो लेसन ये है कि फ़ौरन आना चाहिए। दूसरा बात बताने वाली ज़्यादा ये है कि अगर इस फॉरेन बॉडी के अलावा कोई और ड्रामा हो जाए, यानी बंदा बैटरी पे काम कर रहा था या एसिड की किसी चीज़ से काम कर रहा था कि वो फटा, जो भी थे इंस्ट्रूमेंट या मशीन, उसमें से एसिड या अल्कली फ़ौरन पड़ी, चेहरे पे भी पड़ गई, आँखों पे भी पड़ गई, इस तरह की कंडीशन हो तो फिर मरीज़ को इजाज़त है कि वो जो सा बंदा मर्जी बैठा हो उसको कहो मैं लेटने लगा हूँ और पानी ले आ और धोना शुरू कर दे। जितना वो धोएगा, जितनी देर वो धोएगा, जितना वो धोएगा, जौन सा पानी उसके पास मर्जी पड़ा, ज़ाहिर है उसके पास डिस्टिल वाटर तो नहीं होगा, तो जौन सा पानी होगा टेप वाटर होगा, बेशक उसको धोना शुरू कर दे। यानी उसकी पीएच न्यूट्रल करे। यू नो कि टीयर की पीएच और एसिड की पीएच, अल्कली की पीएच सब में फ़र्क है, उसकी पीएच ही न्यूट्रल करो। अगर कोई बहुत थोड़ा सा साइंटिफिक हो तो लिटमस पेपर से चेक कर ले कि मैंने एक बाल्टी से इसकी आँख धोई है तो आप देखता हूँ कि इसमें पीएच कितनी रह गई,
अगर वो एसिड था तो जल के था। दूसरी एक बात करने वाली ये है कि अल्कली ज़्यादा नटोरियस है पेनिट्रेशन में। वो कहते हैं कि वो प्रोटीन को कोगुलेट कर जाती है, वो ज़्यादा डेप्थ में जाती है एज़ कम्पेयर टू उसके एसिड के। एसिड जो है वो सुपरफिशियल बर्न ज़्यादा करता है, उसकी डेप्थ पेनिट्रेशन कम होती है। ये तो गई इनसे चीज़ें। अब वो हम बात कर रहे थे कि ड्यूरेशन की और उसके जाने की और उसकी हिस्ट्री की। एक क्वेश्चन जो मेरे एक दोस्त ने पूछा कि फॉरेन बॉडी वाला मरीज़ आ रहा है, वो सामने नज़र आ रही है, लकड़ी है या कोई मेटल है या कोई चीज़ है, वो आ रहा है बंदा, उसने दिखाया कि सामने वो एक जैसे कोई पोल या वो पंजाबी में किल्ली ठुकी हुई है आँख में, तो वो उसका क्या करे। तो उसका भी सब्र करना है, फौरी तौर पे ये नहीं कि उसको खींच दो। उसके खींच हो सकता है वो स्टीराइल हो और उसने उस प्लग को प्लग किया हो, उस वूंड को जहाँ वो लगी हुई है उसको प्लग किया हुआ है, तो आप उसको खींचोगे तो लीकेज हो जाए। तो इससे हो क्या सकता है। अब रह गई कि ये तो क्वेश्चन हमने पूछ लिए, अब जो हमारे जिम्मे रह गया कि हमने देखना है कि फॉरेन बॉडी जो है कार्निया में है, इंटीरियर चैम्बर में है, एरिस पे पड़ी हुई है, लेंस पे पड़ी हुई है, या स्क्लीरा पे पड़ी हुई है, या इसने आँख को लेसरेट कर दिया है, या इसको परफोरेट कर दिया है, या इसको पेनिट्रेट कर दिया है। ये इन चीज़ों पे डिपेंड करती है। नंबर 2, किस एरिया को किया है। नंबर 3, इसका कितना साइज था। नंबर 4, जैसे मैं पहले बता रहा था कि उसकी केमिस्ट्री या वो किस चीज़ की थी। जो अमूमन जो ट्री है या लकड़ी है, इसका अमूमन फंगस से ज़्यादा रिलेशन है। जब भी आप पेशेंट हिस्ट्री देता है कि मैं गुजर रहा था और दरख्त की शाख मुझे लग गई है और ये मसला हो गया है, या मैं आजकल वो गंदम काट रहा था, ऊपर से बारिश हो गई, मैं जल्दी में जा रहा था तो वो लग गई, तो इसमें फंगस ज़्यादा कॉमन है। फंगस जो मेटल हैं उनकी, ये जो वुड वाली है इसकी स्पीड कम होती है, इसकी परफोरेशन के चांसेस कम हैं, पेनिट्रेशन हो सकती है मोस्टली। जो मेटल है वो परफोरेशन ज़्यादा करती है। जो बाकी इन बिटवीन चीज़ें हैं वो डिपेंड करती हैं स्पीड कितनी थी, वो लेसरेशन करती हैं। लेसरेशन का मतलब है उसने परफोरेट नहीं किया, पेनिट्रेट नहीं किया, या पंजाबी में वो किल्ली ठुकी नहीं है, या किल्ली ने क्रॉस नहीं किया है, वो जस्ट ऊपर लगी है, उसने कोई निशान डाला है, तो ये लेसरेशन है। मेन ये 3 चीज़ें होती हैं। वैसे तो 2 किस्म के ट्रामा है, एक ब्लंट ट्रामा है, एक पेनिट्रेटेंट ट्रामा। पेनिट्रेटेंट की फिर फर्दर टाइप्स हैं, तो उसने परफोरेशन की है, लेसरेशन की है, या पेनिट्रेशन की है। तो दूसरा ये है कि ब्लंट ट्रामा था, उसने लेसरेट किया और कुछ नहीं किया। ब्लंट ट्रामा का ये है, मैंने देखा कि वो बकैन होती है ना पंजाबी में, उसकी डोडी बच्चे खेलते हैं, उसने वो पिस्टल की तरह मारी और वो आँख पे लगी और हाइफीमा हो गया और बाज़ मैकुलर हो गया, रेटिना डिटैच हो गया। तो बताने वाली बात ये है कि आँख जो है चंद जो है कवर्स उसमें कवर की हुई है और उसके अंदर विट्रियस है, तो इसमें बहुत ज़्यादा जान नहीं है, तो इसका इसीलिए ख्याल करना चाहिए। तो इसलिए वो बच्चों वाले ड्रामों पे हम बात कर चुके थे कि बच्चों को किन किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। तो ब्लंट ट्रामा में ये हो सकता है कि हाइफीमा हो जाए। कार्निया पे पड़ी तो मैं बात कर चुका हूँ। इंटीरियर चैम्बर में है तो डेफिनेटली सर्जरी करनी पड़ती है। लेंस में है तो उसमें कैटरेक्ट फौरन बन जाती है, तो इसलिए लेंस की सर्जरी करनी पड़ती है। एरएस पे पड़ी है तो फिर भी आपको आँख के अंदर जाके बाकायदा सर्जरी करनी पड़नी है और उसमें से निकालनी पड़नी है। अगर स्क्लेरा पे है किसी जगह पे तो फिर भी जल्दी नहीं मचानी, देखना है कि वो कितना आ रहा है। आप फ्लोरोसेंस स्टेन करें, लीकेज देखें। फ्लोरोसेंस से पता चल रहा होता है कि इधर से लीकेज है, एक्वस लीक कर रहा है या कोई विट्रियस लीक कर रहा है, उससे अंदाज़ा हो जाएगा। या आई सॉफ्ट होगी तो इसका मतलब है कि किसी जगह उसने पेनिट्रेट किया या परफोरेट किया है, लेकिन फॉरेन बॉडी गिर गई या साइड से गुजर गई, तो वो आई आपको सॉफ्ट मिलेगी। अगर आई की सॉफ्टनेस है तो फिर उसको बाकायदा तौर पे सारी आई को सर्च करना ज़रूरी है। बाज़ का वो मसल के नीचे पड़ी होती है, मसल के साथ पड़ी होती है, और ये मसल वाली जो जगह है ये आपको पता है 4 रेक्टाई लिम्बस के इर्द गिर्द अटैच होते हैं। तो सबसे करीब होता है मीडिया रेक्टस, उसके बाद बाकी जो 3-4 मसल हैं वो जिस रिंग में लगे होते हैं ना, उसको स्पाइरल ऑफ हेलिक्स कहते हैं। वो मसल के नीचे स्क्लेरा थिनेस्ट पोर्शन है, थिन होता है, 0.22 माइक्रोन मीटर होता है, और लिम्बस पे आके थोड़ा थिक होता है,
और मसल ऊपर अटैच हो जाता है तो फिर वो 0.6 मिलीमीटर हो जाता है। तो ये वो एरिया जो है ना जो मसल की अटैचमेंट वाला वो थिन होता है। और बाज़ का फॉरेन बॉडी मसल को लगी, मसल में इतनी जान नहीं होती, फाइबर से होते हैं, उसके नीचे उसको बड़ा आराम से थिन एरिया मिलता है और उधर से परफोरेशन हो जाती है। और यही वो जगह है जिसको ढूंढना मुश्किल हो जाता है ड्यूरिंग सर्जरी से पहले। मसल से गुजरी पता ही नहीं चल रहा होता, मसल के नीचे सक्लीरा थिन है, उसमें से परफोरेट करके नीचे चली गई। अब हम ट्रेस करते करते कार्निया से स्टार्ट किया, अब उसने मसल वाली जगह या सक्लीरा की किसी जगह से वो गुजर के नीचे चली गई, विट्रियस को पास करते हुए तो रेटिना पे जाके बैठ गई या रेटिना डिटैचमेंट कर दी। तो एक जर्मन था जिसके पास मैं पढ़ रहा था, तो उसने रेटिना को डिस्क्राइब करते हुए बताया कि दिस इज़ लाइक ए टिश्यू पेपर। तो इतनी बारीक चीज़ है। तो मैं भी बोर बैठा था, मुझे शरारत सूझी, मैं कहा इट इज़ जस्ट ए वेट टिश्यू, लेकिन जब भी टिश्यू को वेट करें तो उस पर कोई जान नहीं रहती। कहता यू आर वेरी राइट पाकिस्तान, यू आर वेरी राइट, आपने बहुत अच्छा बताया कि ये रेटिना इतना नाजुक चीज़ है। अगर फॉरेन बॉडी गुजरी और उसकी स्पीड ऐसी थी, उसने फर्स्ट करो विट्रियस हेमरेज कर दिया, करते करते रेटिना पे जाके लगी, तो जिस जगह लगी है उस जगह वो हेमरेज भी कर सकती है और रेटिना को डिटैच भी कर सकती है। अब फॉरेन बॉडी जब इस कंडीशन में चली गई है तो फिर उसका फ़ौरन ट्रीटमेंट है। आप उसको लोकेट करें कहाँ से गई, वो परफोरेशन क्लोज होनी चाहिए, आप विट्रेक्टमी करें, उसको निकालें, सारी चीज़ें मैनेज करें। सो फॉरेन बॉडी कार्निया पे है, सक्लीरा पे है, लेंस में है, एरिस में है, विट्रियस में है, बाज़ का विट्रियस में भी अटकी हुई हो सकती है और रेटिना के ऊपर पड़ी है। तो हर एक अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट है, यानी रिमूव करना है। तो रिमूव के प्रोसीजर मुख्तलिफ हैं, कार्निया का मैं बता चुका हूँ और विट्रियस दिस है। अगर ब्लंट ट्रामा हुआ है, कुछ नहीं हुआ, हाईफीमा हो गया, तो देखना ये है कि उसका इंट्राकुलर प्रेशर रेज ना करे, कार्निया स्टेन ना करे, ये दो बातें लाजमी देखनी होती। तो वेट करा लें, हेड एलिवेट करें तो अमूमन हाईफीमा सेटल हो जाता है। विट्रियस हेमरेज भी 2-3-4 हफ्ते वेट कर सकते हैं। अगर रिजॉल्व हो जाए और फॉरेन बॉडी नहीं है, ट्रामा की वजह से हेमरेज हुआ है, यू कैन वेट इट। अगर मैकुलर होल हो गया है या रेटिना डिटैच हो गया तो देन यू हैव टू एंटर फॉर retinal detachment surgery everywhere. So this was the brief account of foreign bodies। ये दोस्तों की फरमाइश है, इसमें कोई चीज़ अगर रह गई है तो आपकी ओपिनियन, फीडबैक, दोनों फीडबैक आए हैं। नेगेटिव फीडबैक में हम अपने आप को करेक्ट करेंगे, पॉजिटिव फीडबैक में हम अपने आप को समझेंगे कि हम ज़रा बेहतर कर रहे हैं। तो सो एनी ओपिनियन, फीडबैक, पॉजिटिव, नेगेटिव, वी विल बी वेटिंग। और अगर इसमें अच्छाई है तो दोस्तों को बताएं, यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब करें। डॉक्टर इजाज़ जुवैद लक, थैंक यू सो मच।